तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। सियासत अब सिर्फ, जी हां, सियासत अब सिर्फ चुनावी प्रचार का मैदान नहीं बल्कि जुबानी जंग का महासमर बन चुकी है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दलों की जुबानी टकराव ने गरमाई सियासत। जी हां, सियासी हवा को बल दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के नीलाम बाजार की रैली में सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप कह दिया। जनता से अपील की है कि भले ही आप नमाज छोड़ दें लेकिन इस सांप को कुचल दो वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हर शब्द, हर इशारा, हर बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। सियासत अब केवल पार्टी और उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है बल्कि जाति, धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं का खेल बन चुकी है। बीजेपी ने इस बयान को सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बताया है। चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग कर दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान केवल चुनावी रणनीति और जात और धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाने की लड़ाई है? जैसे जैसे प्रचार खत्म होने को है, राजनीतिक दलों की जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। हर बयान, हर शब्द, हर राजनीतिक नाटक के पीछे एक ही मकसद होता है, मतदाता की सोच और डर पर असर डालना। अब सवाल यह है कि नेता इतने जहरीली बातें अपनी चुनावी रैलियों में क्यों करते हैं? क्या वाकई इसका असर पड़ता है या सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए यह तड़के का काम करता है? तमाम सारी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की जो रणभेरी जैसे ही बच जाती है वैसे ही सांप, बिच्छू, तमाम तरह के खेल शुरू हो जाते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस क्या वाकई परेशान है? क्योंकि उसके पास ना तो कोई एजेंडा दिखाई दे रहा है और ना कोई प्लान जमीन पर दिख रहा है। हां, इतना जरूर है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से या तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस के राजकुमार बेड़ा पार कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जहरीला वाला बयान दिया है वो सुनवाते हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो पलटवार है वो भी सुन लीजिए। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के संग में बैठ कर फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। लोकतंत्र की भाषा नहीं है, इस संसद नहीं चलने देते। एआई समिट में कपड़े उतारकर नंगे होकर भारत के विरुद्ध प्रचार करते हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस खतरा हो गई है। पहला चुनाव आ रहा है 9 अप्रैल को। राहुल बाबा को जवाब आसाम को देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि खबर क्या है। असल में केरल में जो चुनाव प्रचार चल रहा था, उस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उस बयान के बाद यूं कहे कि भूचाल सा आ गया है।
असल में केरल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था, उस बयान में बीजेपी आरएसएस की तुलना उन्होंने जहरीले सांप से कर दी है। वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई जहरीला सांप आपके बगल से निकल जाए या फिर आपको दिख जाए तो उसे तुरंत मार देना चाहिए। बीजेपी आरएस वो जहरीला सांप है, बीजेपी आरएसएस वो जहरीला सांप है। अगर इन्हें नहीं मारा तो आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और ये आपको मार देंगे। ये बयान आया। जब बयान आया तो फिर इस बयान का फायदा क्या वाकई बीजेपी को मिला? अब ये बात को समझिए, क्योंकि जैसे जैसे तमाम सारी बातों के बीच कि कैसे हर बार कांग्रेस जो बीजेपी के लेकर इस तरह के शब्दों का जिक्र कर देती है और जब अपमान करती है तो शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो बीजेपी फिर उसे कैसे चुनाव में अपना हथियार बना लेती है। ये हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। बीजेपी को सीधा मुद्दे पलटने का मौका मिल जाता है और बहस कामकाज से लेकर वो बयानों पर आ जाती है। अब तमाम सारी बातों के बीच कांग्रेस फिर डिफेंस करती है, इस्तेमाल देती है, बहुत सारे नेता उसका सफाई देने में लग जाते हैं। बीजेपी खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है कि भाई हमें गाली दी जा रही है, ये नैरेटिव नहीं चलेगा, समर्थकों को एकजुट करने में मदद नहीं मिलती है, कैडर और वोटर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं बीजेपी के और मुद्दा लंबा खिंच जाता है और बीजेपी को इसका फायदा मिल जाता है। चुनाव में फिर वोटर को फोकस बदल जाता है और जो सबसे बड़ी बात है, जो सतही मुद्दे हैं, रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बीजेपी यही तो चाहती है कि आप इस तरह के बयान दो, हम सतही मूल मुद्दों से हट जाएं। अब एक नजर उन बयानों पर डाल देते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले भी बीजेपी और आरएसएस को लेकर दिए। 19 दिसंबर 2022, क्या आपके 100 सिर हैं रावण जैसे, ये उन्होंने बयान दिया था। फिर एक और बयान 27 अप्रैल 2023, प्रधानमंत्री मोदी एक जहरीले सांप की तरह है, अगर आप इसे नहीं मारेंगे, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आप मर जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए। 15 जनवरी 2024, बीजेपी आतंकियों की पार्टी है। 17 नवंबर 2024 को क्या कहा? बीजेपी आरएसएस देश के सबसे खतरनाक हैं, ये एक जहरीले सांप की तरह हैं, अगर आप सांप को नहीं मारोगे तो वो आपको काट लेगा। 10 फरवरी 2025, आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। ये तमाम ऐसे बयान हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए। कांग्रेस की चुनावी सभाओं की जो स्ट्राइक है कि किन विधानसभा में उसे कितने सीट मिली हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं, तो उसका फायदा क्या वाकई मिलता है? तमाम सारी बातों के बीच बहुत सारे ऐसे विधानसभा चुनाव हैं जिनका जिक्र मैं आपको कर दूं कि कांग्रेस के चुनावी स्ट्राइक पर भी नजर डाल लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें, 224 पर लड़ी और वहां पर उसकी जीत हुई 135। ये गृह राज्य है किसका? मल्लिकार्जुन खड़गे का। स्ट्राइक रेट 60 था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव, वहां पर वो चुनाव लड़ी 119 सीटों पर और 64 सीटें जीती। 54% स्ट्राइक रेट था। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस लड़ी 399 सीटों पर और सीटें कितनी जीती? 2 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 0.5% था। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2018 की बात मैं करता हूं, 230 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 114 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 50। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 की बात कर रहा हूं, 117 सीटें वहां पर थीं, 77 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट रहा 66। ये तमाम राज्यों का है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट, कितनी सीटें कब मिली, बीजेपी के स्ट्राइक रेट की चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर 376 सीटों पर चुनाव लड़ा, 255 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 68%। 2022 की मैं बात करता हूं पंजाब विधानसभा चुनाव की,
यहां पर 73 सीटें लड़ी लेकिन मात्र 2 सीटें जीत पाई। स्ट्राइक रेट 3%। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा, यहां पर 224 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 66 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 29%। तेलंगाना का विधानसभा चुनाव 2023 का 119 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 8 सीटें मात्र जीत पाई, स्ट्राइक रेट 7%। ये तमाम राज्यों का एक समीकरण बता रहा था कि किस राज्य की क्या स्थिति है, लेकिन कब कब निशाना बनाया, कब कब हमला बोला, उन सभी बयानों को जान लेते हैं। जब जब राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना बनाया, एक नज़र उस पर भी डाल लीजिए कि वो क्या कहते हैं और उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति क्या है। 15 जनवरी 2025 की बात करता हूं। आरएसएस हर संस्था में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी ने कहा। इसके साथ 25 फरवरी 2024 को आरएसएस देश की संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 6 मार्च 2023 को कहा, आरएसएस ने देश में नफरत और डर का माहौल बनाया है। 2022 आरएसएस देश को बांटने का काम करता है। ये बयान आरएसएस को लेकर हैं। अब जो बीजेपी कांग्रेस की स्थिति है, मैप के जरिए समझिए कि देश में बीजेपी कहां कहां है और कांग्रेस कहां कहां पर पहुंच गई है। ये मैप का जो रंग ऐसा अगर आया है तो क्यों आया है, उससे आप समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की सरकार कहां है और बीजेपी की सरकार कहां है। असल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मैप के जरिए आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा, ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में आपको समझ में आ जाएगा। हिमाचल से शुरू कर देता हूँ। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, गुजरात में बीजेपी की, उत्तराखंड में बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, मध्य प्रदेश में बीजेपी की, बिहार में बीजेपी की, इसके बाद सिक्किम में बीजेपी, असम में बीजेपी, नागालैंड में बीजेपी, मणिपुर में बीजेपी, मेघालय में बीजेपी। यहाँ पर झारखंड में संयुक्त है, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाइए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, गोवा में बीजेपी की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां पर डीएमके की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो ये जो नक्शा है वो आपको दिखाई देगा कि कहां पर किस किस की सरकार है और किस पार्टी का कितना प्रभाव है, लेकिन ताकत क्या है। अब जाते जाते एक